हेलो स्टूडेंट, हम लोग लाइट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और उसमें हमने कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर के इमेज फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो इमेज फॉर्मेशन की है, इससे पहले हमने जो है रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ने थे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में टोटल आपके पास 2 लॉज हैं, 2 लॉ है आपके पास। सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मैं आपको रिटर्न में दिया हुआ है नोट्स में, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो ये कोई मिरर है आपका और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ से ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और एंगल जो है वो मेजर किया जाता है, कहाँ से मेजर किया जाता है, हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे ऐसे वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि एक ऐसी उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है, कि आपके जो मिरर की सरफेस है और किसी पॉइंट पर आपकी लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है, तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। और जो इंसिडेंट लाइट है वो आपकी स्टार्टिंग में आती है, जो मिरर पर स्ट्राइक करती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ है आपके पास कि अगर मान लो सिंपल सा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्शन वहां पे पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद आता है आपके पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, जो कि क्या होता है HI/HO। ये आपकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि क्या होता है -V/U। मिरर के केस में -V/U होता है। V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, या फिर ये इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, HI/HO इक्वल होता है -V/U। तो एक तरह से ये तीन आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक तो डायरेक्ट m इज इक्वल टू HI/HO, HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये भी रिलेशन आपका बनता है HI/HO इक्वल टू -V/U। ये भी आपका रिलेशन यहाँ पे बन के आता है। तो मैग्निफिकेशन में आपने ये तीन फॉर्मूले पढ़े। अब यहाँ से जैसे मैग्निफिकेशन अगर 1 है, अगर मान लो m की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी फॉर्मूले से आप चाहे निकालो, अगर m आपका 1 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इमेज बनी है, इमेज का जो साइज है वो बराबर है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और अगर m की वैल्यू बड़ी आ रही है 1 से, अगर m जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इमेज की जो साइज है वो बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, मतलब इमेज आपकी बड़ी बन रही है, लार्जर इमेज बन रही है। और अगर m लेस देन 1 है तो इसका मतलब है आपका जो इमेज साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट साइज से, यानी कि आपका जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूले बने हैं और कुछ ये पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ओके, सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत।
अब यहां से मैग्निफिकेशन के बाद आपको जो है यूजेस भी पता होने चाहिए, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों के यूज भी पता होने चाहिए। कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर जो है वो यूज होता है हेडलाइट्स में, या टॉर्च जो होती है आपकी, टॉर्च की लाइट में जो आगे मिरर लगाया जाता है पीछे ताकि वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो उसमें यूज होता है। हेडलाइट जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, बाइक की हेडलाइट होती है उसमें, या फिर उसके अलावा जो है डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर को, ठीक है, आपके जो दांतों को देखने के लिए अच्छे से जूम करके दिखाई देता है, बड़ा साइज दिखाई देता है, और वो अपने मिरर को जो है बिल्कुल आपके दांत के पास रखता है ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी, लार्जर दिखाई देगी और सीधी दिखाई देगी, ठीक है, सीधी दिखाई देगी, उल्टी नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? तो इसी तरह से जैसे आपके पास फिर आता है आपके पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर जो है आपके रियर व्यू मिरर होते हैं ना, जो साइड में गाड़ियों के साइड में लगे होते हैं मिरर, उनके लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा व्यू कवर होता है, ज्यादा एरिया, ज्यादा वाइड एरिया जो है वो कवर किया जाता है, और आपको एक बड़ा सा एरिया एक छोटी सी जगह में दिखाई देता है, ताकि वहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे कि किस जगह पर कौन सी गाड़ी कहां पर आ रही है, मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, ये सब आपको गाड़ी चलाते वक्त दिखाई दे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, अब आगे चलते हैं हम, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया है, आगे चलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट, कि लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये इंटरफेस है, यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर मीडियम 2 है, यहाँ से लाइट आई, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन वो थोड़ी सी बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई, या फिर ऐसे भी बैंड हो सकती है, दूर भी जा सकती है, ये नॉर्मल के पास आई है, ये नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, दोनों केसेस होते हैं आपके, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये सुन लो कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज होता है, और वो जो पाथ है वो किस वजह से चेंज होता है, रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन का, क्योंकि जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। एयर में लाइट की स्पीड अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, ठीक है, और कोई और मटेरियल है जैसे कोई ऑयल है, हनी है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग जो है उसकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आपको दिखाई देता है, पाथ जो है वो चेंज होता है लाइट का, ठीक है। अब यहाँ पर रूल क्या है कि मान लो, अगर पहले बात करते हैं मीडियम की, मीडियम दो तरह के हम देखते हैं यहाँ पे, रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर मान लो आपके मीडियम में पार्टिकल की डेंसिटी लो है, लो डेंसिटी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेयरर मीडियम, और जिसकी हाई डेंसिटी है तो उसको बोल देते हैं हम डेंसर मीडियम। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ग्लास जो है या फिर वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है, ऐसा नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। आपको हमेशा कंपैरिजन करना होगा कि भाई आप एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं जो है एयर और वाटर को कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो एयर क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, और वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं वाटर को और ग्लास को कंपेयर करूंगा तो वाटर क्या कहलाएगा आपका रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या कहलाएगा आपका डेंसर मीडियम। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वाटर हमेशा डेंसर होगा या वाटर हमेशा रेयर होगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है, ये कंपैरिजन से होता है। जब भी आप एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करते हो तभी आपको पता लगता है कि वो रेयर है या मीडियम, मतलब रेयर है या डेंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वैक्यूम को एयर के साथ कंपैरिजन करो तो वैक्यूम क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम, और एयर क्या कहलाती है आपकी डेंसर मीडियम, क्लियर है। तो कंपैरिजन से होता है सारा। तो यहां पर
जो है रेयर और डेंसर मीडियम की बात होती है। तो अब रूल पे आ जाते हैं। रूल क्या होता है कि मान लो आपका ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में मान लो एयर है, और ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में मान लो वाटर है, ठीक है। तो यहां से जब भी कोई लाइट रे इस मीडियम को चेंज करेगी, अभी ये एयर में ट्रेवल कर रही थी, जैसे उसने अपने मीडियम चेंज किया, यानी कि उसने वाटर में ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो वो उसने अपना पाथ चेंज किया, पाथ तो चेंज हो गई, चाहे वो डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, तो उसमें पाथ तो चेंज होगा ही। लेकिन रूल क्या है कि या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो अब ये रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। और इसी केस में अगर आप देखते हो कि आपका मीडियम अगर क्या हो गया है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेयर मीडियम है, लाइट रे ऐसे आती है, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, ये आपका क्या है नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर जाती है ऐसे, ये नॉर्मल है आपका, ये वाली जो लाइन है इसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ है जो होना चाहिए था, जो है नहीं अभी। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो यहां पर रूल क्या निकल के आता है कि हम याद करने के लिए ऐसे करते हैं, DRAW। DRAW का मतलब है जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और इसी का उल्टा करोगे, रेयर से डेंसर होगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। ये रूल होता है याद रखने के लिए कि भाई लाइट रे जो है वो कहां पर जाएगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके पास टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं हर एक मीडियम को वैक्यूम के साथ, कि वैक्यूम के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी या ये रेयर है या डेंसर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, डेंसर होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास बुक में एक टेबल दी जाती है, उस टेबल के अंदर सभी अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, वाटर भी, एयर भी, वैक्यूम भी, ग्लास भी, ऑयल भी होते हैं कई तरह के। तो उनमें एक डायमंड है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 होती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डायमंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल एक नंबर होता है जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आप दूसरे मीडियम के साथ जब अपने मीडियम को कंपेयर करोगे तो आप पता कर सको कि ये डेंसर है या रेयर है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ऑयल है, जैसे एक मस्टर्ड ऑयल है, एक कोकोनट ऑयल है, अब दोनों है ही ऑयल है, दोनों ऑयल हैं, तो अब कैसे पता लगे कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। तो उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी जाती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप पता कर सकते हो कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर मीडियम है, क्लियर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी यहां पे मिलता है आपको, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम आप ले रहे हो उस मीडियम की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यही फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिस भी मीडियम की निकाल रहे हो उस मीडियम की स्पीड आपको नीचे रखनी है, वैक्यूम की ऊपर रखनी है। या फिर आप किसी दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, तो जैसे मान लो आप वाटर को और ग्लास को कंपेयर कर रहे हो और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है वाटर की ग्लास के कंपैरिजन में, ठीक है। किसकी बतानी है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है ग्लास के कंपैरिजन में। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ऊपर आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की रखनी पड़ेगी, नीचे वाटर की रखनी पड़ेगी। जिसकी भी फाइंड करते हो उसकी आपको नीचे रखनी होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और जो आपकी बुक में टेबल दे रखी है वो वैक्यूम से कंपेयर किया हुआ है, वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो वो जो टेबल है वो सिर्फ वैक्यूम के साथ कंपैरिजन है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के साथ नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। थोड़ा सा हमने रिफ्लेक्शन का बचा हुआ पार्ट किया है और थोड़ा सा हमने रिफ्रैक्शन किया है। कल फिर हम जो है लेंस पर आ जाएंगे, अपने लेंस, स्फेरिकल लेंस जो है आपके, और उनके रे डायग्राम करेंगे, क्लियर है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।